हेलो दोस्तों, मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप अकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 माइक्रो इकोनॉमिक्स का, क्लास 11th के जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए, जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। अब ये मार्केट क्या होता है, चलिए भैया हम लोग घूमने चलते हैं मार्केट में। तो मार्केट में क्या दिखेगा? मार्केट में दो लोग दिखेंगे इंपॉर्टेंटली। पहला जो बेचने वाला है जिसको हम लोग बोलेंगे सेलर, और दूसरा जो खरीदने वाला है उसका नाम है बायर। तो अब ये मार्केट क्या होता है? क्या ये जरूरी है कि अगर हम लोग जाएंगे तो वहीं पे खरीदने बेचने वाले को ही मार्केट कहेंगे, मतलब कि उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होना चाहिए? ऐसा जरूरी नहीं है। आजकल जो मार्केट है वो फिजिकल एक जगह एग्जिस्ट नहीं करते, वो कहीं पे भी हो सकते हैं जहां पे नंबर ऑफ बायर्स और नंबर ऑफ सेलर्स अवेलेबल हो, उस जगह को हम लोग क्या बोल सकते हैं? मार्केट बोल सकते हैं। तो ऐसे ही आज डिजिटल मार्केट जो चल रहा है वो तो ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहा है, जो कि ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस का एक पार्ट है। तो हम लोग आज बैठे बैठे किसी भी कंट्री से कोई सामान मंगा सकते हैं, या चाहे तो हम सामान बेच भी तो सकते हैं। तो हमें जाने की कहीं जरूरत नहीं है, सिर्फ इंटरनेट का एक पैक डलवाइए और बढ़िया से क्या हो जाइए, सामान खरीदने निकल जाइए। बढ़िया से बढ़िया क्या है, सामान मिल जाएंगे। दूसरी बात, कंपैरिजन भी कर पाएंगे, जो प्रोडक्ट चाहते हैं वो सब कुछ अवेलेबल है वहां पे। तो आपका यहाँ कहीं ना कहीं क्या बचता है, यहाँ पे समय बचता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर जो है हमारा, क्या नाम है भैया उसका? मेन फॉर्म्स ऑफ मार्केट। ओके, चलिए तो अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि भैया मार्केट होता क्या है। चलिए सबसे पहले हम लोग मार्केट की मीनिंग को समझते हैं। इट रेफर्स टू द होल रीजन, मतलब वो पूरा कंप्लीट रीजन की बात कर रहे हैं, एक जगह की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब हम चाहें तो पूरे वर्ल्ड को भी इसमें क्या कर सकते हैं? कंसीडर कर सकते हैं। वेयर बायर्स, मगर सबसे इंपॉर्टेंट जो एक पार्टी है उसका क्या नाम है? बायर। एंड सेलर आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, जहां पे बायर और सेलर एक दूसरे के क्या आ जाए भाई? कांटेक्ट में आ जाए। पता चल रहा है जान ना पहचान में तेरा मेहमान। तो सामने वाला बेचेगा ही नहीं सामान और नहीं देगा सम्मान। जब बेचेगा नहीं सामान तो पैसा भी नहीं आएगा आपके पास। तो ये सारी जो कंडीशंस है ये मार्केट में आपको देखने को मिलने वाली है। ओके, अफेक्ट द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। सप्लाई का मतलब यहां पे सप्लाई करने वाला हमेशा कौन होगा बच्चों? प्रोड्यूसर होगा। और डिमांड करने वाला हमेशा कौन होगा भाई? तो डिमांड करने वाला हमेशा क्या होता है? कंज्यूमर होता है। क्या होता है बच्चों? तो बायर और सेलर के कारण कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है सप्लाई किस चीज की? कमोडिटी के। इन इकोनॉमिक्स मार्केट डज नॉट रेफर्स टू एनी फिजिकल प्लेस। इकोनॉमिक्स हम लोग को पता ही है क्या होती है भैया? अर्थशास्त्र, ऐसी जगह जहां पे पैसे कमाने के बारे में पूरे तरीके बताए जाए उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में क्या बोलता है कि मार्केट एक पर्टिकुलर फिजिकल प्लेस नहीं हो सकती। यहाँ पे पर्टिकुलर शॉप और सुपरमार्केट, ना तो वो प्लेस होगी, ना तो पर्टिकुलर कोई शॉप होगी, ना तो कोई पर्टिकुलर एक सुपर मार्केट होगा। ये कुछ भी और कहीं पे भी हो सकता है। इन इकोनॉमिक्स मार्केट रेफर्स टू द होल रीजन वेयर बायर्स एंड सेलर्स, दो लोग आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से क्या करें? चीजों का एक्सचेंज करें, उस जगह को हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पे मार्केट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मार्केट। ओके, टू इफेक्ट द परचेज एंड सेल ऑफ अ कमोडिटी। बट इसमें एक्सचेंज किसका होने वाला है? एक्सचेंज होने वाला है यहाँ पे कमोडिटी का। कमोडिटी को मैं चाहूं तो यहाँ पे गुड्स भी कंसीडर कर सकता हूं। तो ये हम लोगों ने समझा मीनिंग ऑफ मार्केट। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि जो मार्केट है वो कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझे कि कितने टाइप होंगे भाई मार्केट के। तो एक ने कहा भैया परफेक्ट और दूसरे ने कहा इम्परफेक्ट। तो सर ये परफेक्ट का मतलब क्या होना चाहिए? परफेक्ट का मतलब ये कि जो आप बात बोल रहे हैं सामने वाले को समझ में आ रही है, ये परफेक्ट है। मतलब अगर मैं कोई सामान बेच रहा हूं, मतलब कि मैं कोई अगर सेलर हूं, तो सामने वाला अगर उसको खरीद रहा है तो उस खरीदने वाले की नीड्स उस प्रोडक्ट से, उस गुड से क्या होनी चाहिए? सेटिस्फाई होनी चाहिए। तभी तो बात जमेगी भाई, तभी तो अंडरस्टैंडिंग बनेगी हमारे बीच में। तो ऐसा मार्केट जहां पे नंबर ऑफ बायर्स और नंबर ऑफ सेलर्स दोनों ही क्या हो? बराबर हो, उस जगह को बोलेंगे हम लोग परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। बट जहां पे नंबर ऑफ बायर्स ज्यादा हो, नंबर ऑफ सेलर्स कम हो, या नंबर ऑफ सेलर्स ज्यादा हो, नंबर ऑफ बायर्स कम हो, मतलब कि
भैया चेंज हो जाए क्या दोनों के नंबर्स में, तो उस जगह को बोलेंगे हम लोग इम्परफेक्ट कंपटीशन। क्या बोलेंगे? इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं परफेक्ट कंपटीशन से। इट रेफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन, बट ये क्या है? अपने आप में एक कंडीशन है या सिचुएशन है वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। बोल रहा है कि जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स दोनों होंगे, डीलिंग इन अ होमोजीनियस प्रोडक्ट, लगभग एक जैसे प्रोडक्ट में ही वो लोग क्या करेंगे? यहां पे डील करेंगे। ओके, एट अ प्राइस फिक्स्ड बाय द मार्केट। अब ये मार्केट क्या होता है? तो मार्केट का मतलब होता है जहां पे गुड्स की डिमांड और सप्लाई होती है, उसको हम लोग बोलते हैं यहां पे मार्केट। ओके, तो जनरली मार्केट क्या करता है? यहां पे इसके प्राइस को क्या करता है भैया? फिक्स कर सकता है। दैट इज द प्रोडक्ट विच आर ऑफर्ड इन द मार्केट आर आइडेंटिकल इन ईच एस्पेक्ट। वो बोल रहा है कि यहां पे जितने भी प्रोडक्ट है वो सारे के सारे आइडेंटिकल हो। आइडेंटिकल का मतलब सब लोगों को समझ में आ जाए भाई यहां पे कि ये प्रोडक्ट है और इसका यहां पे इतना क्या होने वाला है? प्राइस होने वाला है। तो ये मीनिंग हुई काहे कि भैया आपके परफेक्ट कंपटीशन की। चलिए अब हम लोग इसके फीचर समझते हैं। सबसे पहले ये बोलता है कि इसमें जो मटेरियल है, जो आप प्रोडक्ट लेने वाले हैं, वो जनरली होमोजीनियस होना चाहिए, मतलब कि मिलता जुलता होना चाहिए। हेट्रोजीनियस यहां पे प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। क्या? होमोजीनियस। The product that is offered for sale in this market is homogeneous in nature, मतलब identical in each and every aspect। हर तरीके से उस प्रोडक्ट को आप जानते हो, पहचानते हो, ठीक है ना? जैसे हमारे पास एक बिस्किट का एग्जांपल आता है जिसका नाम है पार्ले जी। हमें पता है कि उसमें ग्लूकोज का परसेंटेज बहुत अच्छा खासा होता है, ठीक है? तो ये प्रोडक्ट के बारे में भी पता है, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के बारे में पता है। तो ऐसे ही बोलता है परफेक्ट कंपटीशन में उसका पहला फीचर जो है वो क्या होना चाहिए? यहां पे होमोजीनियस प्रोडक्ट होना चाहिए, मतलब जिसके बारे में सारी जानकारी आपके पास हो। और दूसरा बोलता है कि इस मार्केट में फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इसीलिए वहां पे किसी भी चीज पे कोई भी टाइप की रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। चलिए, देयर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट फॉर द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। सो द फर्म इन द परफेक्ट कंपटीशन कुड मेक नॉर्मल प्रॉफिट ओनली, मतलब इतना प्रॉफिट तो ये मार्केट से लेके ही जाएंगे जितना सोच के बैठे हैं उतना। ओके, एज व्हेनेवर द एग्जिस्टिंग फर्म स्टार्ट्स मेकिंग abnormal profit, then the new firm will come forward to minimize the excess profit and vice versa। मतलब यहां बहुत आसानी से, क्योंकि एंट्री और एग्जिट एकदम फ्री है, तो कोई भी नई मार्केट में फर्म नहीं आ सकती है। नया मार्केट बना, नई नई फर्म आ गई, पुरानी फर्म को फिर कोई पूछेगा ही नहीं। तो यहां पे बोल रहा है कि जो नॉर्मल प्रॉफिट है ये तो अर्न कर रही है, बट जैसे ही नए नए मार्केट में नए नए प्रोडक्ट आते, नई कंपनीज आती है, उसके कारण यहां पे क्या होने लगता है? एबनॉर्मल प्रॉफिट भी होने लगता है। ओके, तो यहां पे ये बोल रहा है कि नई जो कंपनी आएगी वो क्या करेगी? उसके जो प्रॉफिट है उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, मतलब बड़ा जो मगरमच्छ होता है वो छोटी छोटी मछलियों को खा लेता है, इसका मतलब ऐसे समझे हम लोग। ओके, आगे समझते हैं कि वहां पे परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस जो है वो आइडेंटिकल होना चाहिए। आइडेंटिकल मतलब सबको पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट इतने का है, ये आइडेंटिकल प्राइस कहलाता है। ड्यू टू होमोजीनियस नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज आल्सो सेम इन द परफेक्ट कंपटीशन। तो लगभग जो प्राइस है एक जैसा चलेगा। जैसे हम लोग गोल्ड मार्केट की बात करते हैं तो जनरली पूरे इंडिया में लगभग लगभग जो प्राइस होता है वो सेम होता है। हाँ, उसकी मेकिंग कॉस्ट को हम लोग यहाँ अलग हटा दे रहे हैं। रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं, जो गोल्ड एक तोला आएगा वो हमेशा क्या होगा? जनरली सेम होगा। आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट नॉलेज, इस मार्केट में जो भी बंदे बैठे होंगे उनको नॉलेज जो है मार्केट का 100% होगा, इसीलिए कहा गया है इसको परफेक्ट नॉलेज। ओके, ड्यू टू सिंगल प्रोडक्ट द बायर्स एंड सेलर्स वर कंप्लीटली अवेयर अबाउट द प्राइस, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। क्योंकि यहां पे ये परफेक्ट कंपटीशन है, इसीलिए बंदों को परफेक्ट नॉलेज होना जरूरी है। कितने रुपए में ये कितनी चीज मिलने वाली है, उसकी क्वालिटी क्या होने वाली है, सुपीरियर की इंफीरियर, ये सारी बातें किसमें समझ में आती है भैया? हमें परफेक्ट नॉलेज में यहां पे समझ में आती है। ओके, तो हम लोग ये फीचर्स की बात कर रहे हैं अभी कंटिन्यूअसली। अब बोलता है कि जब एक ही तरीके का मार्केट में एक ही सामान बेच रहे हो तो टेंशन क्या है? एडवर्टीजमेंट करने का खर्चा ही क्या है? क्योंकि सबको पता है सराफा बाजार अगर जाओगे तो वहां पे आपको क्या मिलेगा भाई? ज्वेलरी ही तो मिलेगी। तो आपको बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट करने
बनाने की भी जरूरत नहीं है। चलिए समझते हैं इसको। ड्यू टू सिमिलर प्रोडक्ट द प्रोड्यूसर डज नॉट यूज एनी एडवर्टीजमेंट टू पॉपुलराइज देयर प्रोडक्ट, मतलब उसको अपने आप को पॉपुलराइज करने की, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने की कोई भी यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, कोई भी जरूरत यहाँ पे नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं भैया हम लोग इसी के साथ। फर्म इज अ प्राइस टेकर, सबसे अच्छी बात यहां है कि फर्म इज अ प्राइस टेकर। फर्म डिसाइड करेगा कि कोई भी जो प्रोडक्ट है वो कितने का रखना है, कितने का बेचना है, उसमें आपका खर्चा कितना आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग समझे, अगर किसी चीज को बनाने की कॉस्टिंग जो है वो 90 रुपीज आ रही है, तो जाहिर सी बात है इसको आप बेचोगे 90 में तो नहीं, मतलब इसकी सेलिंग प्राइस लगभग होनी चाहिए 190, क्योंकि इसके बीच में ब्रोकर आएंगे, टैक्सेस आएंगे, दुनियादारी, बहुत सारी चीजें आएगी। तो यहाँ पे बोलता है परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म होगी वो हमेशा एक प्राइस टेकर होगी, मतलब डिसीजन लेके वो प्राइस डिसाइड करेगी कि ये प्रोडक्ट कितने का यहाँ पे बिकना चाहिए। अंडर परफेक्ट कंपटीशन द फर्म इज ओनली अ स्मॉल यूनिट, फर्म अपने आप में क्या है भैया, एक स्मॉल यूनिट है ऑफ द होल मार्केट, मतलब पूरे मार्केट की फर्म जो है क्या है, अपने आप में एक स्मॉल यूनिट है। हेंस it plays no role in determination of price and hence the firm is only price taker, takes the price decided by the industry। अब यहाँ पे ये जो फर्म ने जो भी खुद डिसाइड करा, बट इसके ऊपर भी कौन बैठे हुए, इंडस्ट्री वाले बैठे हो। तो उन लोगों ने जो प्राइस दिया, जैसे मान लो उन लोगों ने बोला कि 90 के नीचे नहीं बेचना है आपको, तो 90 के नीचे नहीं जा सकते भाई, अब कुछ भी हो जाए, मतलब 90 के ऊपर चाहे तो ये क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। मतलब ये इंडस्ट्री या इनके ग्रुप ने डिसाइड किया है कि ऐसा ही आपको करना है। तो यहाँ पे फर्म अपने आप में क्या हो गया भैया, प्राइस को डिसाइड तो करा उसने, मगर इंडस्ट्री ने क्या बोला, इसके नीचे मत बेचो, इसके ऊपर आपको बेचना ही पड़ेगा। तो यहां पे फर्म क्या हो गया, एक प्राइस टेकर हो गया। क्या हो गया, प्राइस टेकर। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी परफेक्ट कंपटीशन को एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू समझते हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे डिमांड कर्व। ओके, चलिए अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि इस केस में यहाँ पे प्राइस जो है वो क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। क्या है, प्राइस कांस्टेंट। और यहाँ देखिए क्वांटिटी जो है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ओके, क्या होता है, अंडर परफेक्ट मार्केट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन अनचेंज, जो प्राइस है वो क्या होती है, अनचेंज होती है। ओके, सो द डिमांड का स्लोप हॉरिजॉन्टल, किसके हॉरिजॉन्टल है भैया, तो यहां पे देखा जाए तो एक्स एक्सिस के ये चल रही है पैरेलल, और कैसी चल रही है, हॉरिजॉन्टल चल रही है। कैसी चल रही है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। इट मींस दैट स्मॉल चेंज इन प्राइस, अगर थोड़ा सा भी प्राइस में चेंज हुआ तो लीड्स टू ग्रेटर चेंज इन इट्स क्वांटिटी डिमांड, इसके कारण क्वांटिटी डिमांड में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। किसमें चेंज होने के कारण, प्राइस में अगर थोड़ा बहुत भी आप चेंज करते हैं उसके कारण आपकी क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज यहां पे आने वाला है। ये केस है बेटा परफेक्ट कंपटीशन का केस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मोनोपोली कंपटीशन पे आते हैं। अब ये मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, पोली का मतलब होता है मार्केट, ऐसा कोई मार्केट जहां पे बेचने वाला सिर्फ एक हो। जैसे इंडिया में हम लोग बात करें इंडियन रेलवेज की, अब इंडियन रेलवे जो है वो अपनी मोनोपोली लेके चलता है भाई। अब आप इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। ये बोलेगा कि अगर 132.50 पैसे की क्या है टिकट है, आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो मोनोपोली मार्केट चला रहा है। मतलब जो सेलर होगा वो सिंगल होगा, और मतलब खरीदने वाले जो बैठे होंगे वो बहुत सारे होंगे, मतलब बायर बहुत सारे होंगे। ऐसे मार्केट को हम लोग क्या बोलेंगे भैया, मोनोपोली मार्केट। क्या बोलेंगे, मोनोपोली मार्केट। तो हम लोग ये समझे कि मोनो वर्ड आया कहां से, तो ये अपने आप में क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। क्या है भैया, एक ग्रीक वर्ड है। समझते हैं इसको। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, मोनोस विच मींस सिंगल एंड पोलोस मींस सेलर। तो सिंगल कमोडिटी सेल करने वाले मार्केट में क्या कहलाते हैं, मोनोपोली मार्केट कहलाते हैं। It is a type of market in which there is only one seller selling his product। एक ही सेलर बैठा हुआ है जो अपने प्रोडक्ट को क्या कर रहा है, वहां पे बेच रहा है। With no close substitute and strong barrier to entry। दूसरा क्या बोला उसने कि इसको कोई भी सब्सटीट्यूट की जरूरत नहीं है, या कोई सब्सटीट्यूट बन ही नहीं सकता, पहली बात। दूसरा, उसमें एंट्री करना बड़ा ही डिफिकल्ट काम है, क्योंकि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सीधी सीधी बॉडी है इंडियन रेलवे। इसमें एंटर करना मुश्किल क्या हो ही नहीं सकता, इंसान सोच भी नहीं सकता, क्योंकि इतना बड़ा एरिया, इतना ज्यादा पैसा है ही नहीं किसी के पास। सरकार एडजस्ट कर सकती है, इंसान नहीं। फॉर एग्जाम्पल रेलवेज इन इंडिया। चलिए, तो हम लोगों ने यहां समझा कि मोनोपोली मार्केट
क्या होता है। चलिए अब फीचर्स की बात करते हैं हम लोग, इसकी क्या खासियत है। वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर, बनाने वाले एक और खाने वाले अनेक, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, मोनोपोली मार्केट। ओके, द मेन रूट ऑफ मोनोपोली इज दैट अंडर मोनोपोली कॉम्पिटिशन देयर इज ओनली वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स इन द मार्केट, बेचने वाला एक और खरीदने वाले अनेक। तो ये किसका फीचर हो गया भाई, मोनोपोली मार्केट का। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ द प्रोडक्ट, पूरे मार्केट में इसका सबसे क्लोज सब्स्टिट्यूट जो है वो अवेलेबल ही नहीं होगा। समझते हैं इसको। एज देयर एग्जिस्ट ओनली वन सेलर, मतलब सिंगल सेलर मार्केट में अवेलेबल है फॉर द प्रोडक्ट, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट एन अल्टरनेटिव प्रोडक्ट अंडर मोनोपोली। इसका कोई अल्टरनेटिव प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिलेगा ही नहीं, इसीलिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल इन द मार्केट। आगे बढ़ते हैं। रेस्ट्रिक्शन इन एंट्री, बट इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा और बहुत ज्यादा ताकत चाहिए। ठीक है, यहां पे वो लोग अवेलेबल ही नहीं हो पाएंगे जो लोग थोड़ा बहुत पैसा लेके बैठे, मतलब पैसा भी क्या चाहिए, बहुत ज्यादा हैवी चाहिए, तभी जाके आपका काम चल पाएगा यहाँ पे। तो क्या बोलता है कि यहाँ पे आप इस मार्केट में एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई है। कहाँ पे, मार्केट में एंट्री करने के लिए। देयर एग्जिस्ट स्ट्रॉन्ग बैरियर, ये बोल रहा है कि स्ट्रॉन्ग बैरियर है, मतलब स्ट्रॉन्ग बैरियर का मतलब बहुत बड़ी रुकावट है किस चीज में, फॉर एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स एंड एग्जिट ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्म, पुरानी वाली भाग नहीं सकती, नई वाली आ नहीं सकती। अरे भाई दिमाग यहीं रखो, पुरानी वाली भाग नहीं सकती, नई वाली आ नहीं सकती, मतलब कोई भी नई फर्म जो है यहाँ पे आके काम नहीं कर सकती और पुरानी वाली इंडस्ट्री बंद नहीं हो सकती है। ओके चलिए, सो मोनोपोली फर्म कैन अर्न एबनॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन, मतलब इसका लंबे समय तक के प्रॉफिट तो क्या होता जाएगा, जनरेट होता चला जाएगा यहाँ पे। These barriers could be due to legal restrictions, लाइसेंसिंग, पेटेंट राइट एक्सेट्रा। क्यों, क्योंकि इस पे सरकार के नियम, सरकार के कानून बहुत सारे होते हैं, इसीलिए जनरली कंपनियों को परमिशन ही नहीं मिलती कि आप लोग ये वाला काम कर पाएंगे। तो सरकार लाइसेंस, कुछ इंडस्ट्रीज होती है जैसे आर्म्स एंड एम्यूनिशन की इंडस्ट्री हो गई, वो अपने पास ही रखती है। मान लेते हैं हम लोग बात करें एटॉमिक और न्यूक्लियर पावर की, तो वो भी अपने पास में रखती है। ठीक है, डिफेंस के इक्विपमेंट की भी सारी चीजें अपने पास ही रखती है, क्योंकि अगर लोगों के पास पहुंच गई तो लोग क्या करने लगेंगे, इसका मिसयूज करना शुरू कर देंगे। इसीलिए सरकार ने इन सब चीजों में क्या कर रखा है भैया, अपनी मोनोपोली कर रखी है। आगे बढ़ते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मोनोपोली होने के कारण ये अपने आप में प्राइस को डिसाइड करने वाले खुद बाहुबली बन जाते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनको पता है कि मुझे जितना लग रहा है मैं उतना प्राइस डिसाइड करूंगा। क्यों, क्योंकि मेरा कोई भी यहाँ पे कॉम्पिटिटर अवेलेबल ही नहीं है। इसीलिए यहाँ पे प्राइस जो है वो क्या हो जाता है भैया, डिस्क्रिमिनेट हो जाता है, मतलब दूसरों से हो सकता है कि ये ज्यादा हो या हो सकता है कम हो, बट दूसरों के हिसाब से यहाँ पे नहीं होगा। ओके, अब मोनोपोलिस्ट फर्म कैन चार्ज डिफरेंट प्राइजेस, वो क्या करते हैं, अलग अलग तरीके के क्या करते हैं, वो प्राइस यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं फॉर इस प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट सेट ऑफ कंज्यूमर एट द सेम टाइम। हो सकता है किसी से वो ज्यादा ले और हो सकता है किसी से कम ले। ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ सोल सेलर इन द मार्केट। जैसे हम लोग इंडियन रेलवेज की बात करें तो इंडियन रेलवेज में एक जनरल बोगी होती है, ठीक है, मान लेते हैं जनरल बोगी 3 होती है तो इसका किराया कम होता है। फिर स्लीपर क्लास होती है, उसका किराया इससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। मान लेते हैं स्लीपर क्लास जो है भैया यहाँ पे 12 है तो 12 का किराया अलग होगा। फिर उसके बाद AC 1 है, फिर AC 2 टियर है, फिर AC मान लेते हैं 3 टियर है, अब इनका किराया अलग होगा। मतलब 4 ट्रेन एक ही साथ रही है मगर अकॉर्डिंग टू द फैसिलिटीज द टिकट्स चार्जेस आर डिफरेंट एंड डिफरेंट। तो यहाँ पे भी यही बोल रहा है कि यहाँ पे हमेशा क्या होता है भाई, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइस मेकर फर्म, मोनोपोली में ये चीज हो जाती है कि वो प्राइस मेकर होती है ना कि टेकर, मतलब वो किसी की बात सुनती नहीं है, वो अपने हिसाब से सारे के सारे क्या करती है भैया, काम करती है और डिसीजन लेने का पूरा उन्हीं के पास पावर होता है। इन केस ऑफ मोनोपोली फर्म एंड इंडस्ट्री आर वन एंड द सेम थिंग। तो अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे
मोनोपोली में जो फर्म है और जो इंडस्ट्री है वो एक ही चीज है, किसी की बात इसको नहीं माननी है, इसको अपनी मनमानी ही करनी है। सो द फर्म हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर प्राइस एंड हेंस इट इज प्राइस मेकर। तो इसका पूरा कंट्रोल होने के कारण ये क्या बन जाती है, अपने आप में प्राइस मेकर बन जाती है। क्या बन जाती है, प्राइस मेकर। फर्म कैन फ्लक्चुएट द प्राइस अकॉर्डिंग टू द मार्केट। अगर उसको ऐसा लगता है कि उसकी चीजें नहीं बिक रही है तो वो अपनी चीजों के प्राइस को भी यहां पे क्या कर सकती है भैया, गिरा सकती है। उसको आप रोक नहीं सकते, किसी के प्रेशर में वो अपने प्राइसेस को चेंज नहीं करने वाली है यहां पे। ओके, फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इजीली, मतलब ये किसके हिसाब से चलने वाली है, कुल मिला के मार्केट के हिसाब से चलने वाले हैं। क्यों, क्योंकि दोनों चीजों में चेंज की बात कर रही है, डिमांड में भी चेंज की बात कर रही है और सप्लाई में भी चेंज की बात कर रही है। बट यहां पे ये क्या हो गई, यहां पे अपने आप में एक प्राइस मेकर होगी, ना कि प्राइस टेकर हो गई यहां पे। ओके, चलिए अब हम लोग इसका डिमांड कर्व देखते हैं भाई। तो डिमांड कर्व में ये बोलता है कि नॉर्मल कंडीशन में ये इसका प्राइस था, ये इसकी क्वांटिटी थी, बट जैसे ही इसने प्राइस बढ़ाया, जो प्राइस बढ़ाया उसको क्या बोला हम लोगों ने, डेल्टा पी, मतलब चेंज इन प्राइस। जैसे ही किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी क्या हो जाती है भैया, कम हो जाती है। मतलब यहाँ पे रिलेशन जो है वो कैसा है, नेगेटिव रिलेशन है, वाइस वर्सा रिलेशन है। ओके, क्या बोलता है इसमें, In monopoly competition, there is a single seller, भाई सिंगल सेलर है मार्केट में, who fixes its own price, अपने हिसाब से वो प्राइस सेट करने वाला है। Output policy monopolist, if the monopolist tries to increase its quantity of selling, then it can be reduce its price। बट अगर उसको लगता है कि मार्केट में कुछ चीजें बढ़ानी है तो वो थोड़ा सा प्राइस कम कर दे, थोड़ा सा प्राइस कम करेगा तो ये आगे बढ़ जाएगा, और कम करेगा तो ये और आगे बढ़ जाएगा। मतलब इस पे डिपेंड करता है ये अपने मार्केट को बढ़ाना चाहता है कि नहीं चाहता। बट मोनोपोली में उसके पास जब ऑलरेडी इस लोग खरीदने आ रहे हैं सब चीजें, तो वो क्यों अपना प्राइस गिराएगा या क्या अपना प्रॉफिट जो है वो कम करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा भाई। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, जहां पे क्लोज सब्स्टिट्यूट या क्लोज कॉम्पिटिटर बैठा हुआ हो आपके, उसको हम लोग बोलते हैं यहां मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्या बोलते हैं भाई, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। चलिए समझते हैं। इट कैन बी ट्रीटेड एज द मिक्सचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड द मोनोपोली। किस किस का कॉम्बिनेशन है भाई, परफेक्ट कंपटीशन का और मोनोपोली का, मतलब प्राइस टेकर भी और प्राइस मेकर भी। द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाज डेवलप्ड बाय टी चैम्बरलिन, ठीक है, इनने ये सिस्टम स्टार्ट करा। ये एग्जाम में पूछ सकते हैं भैया 1 मार्क्स में। इट इज द मार्केट विच टाइप्स ऑफ मार्केट इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड sellers producing similar but differentiated which are close substitute to each other। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे एग्जाम्पल ले लेता हूं भैया टूथपेस्ट का। अब ये जो टूथपेस्ट इंडस्ट्री है इसमें बहुत सारे टूथपेस्ट की कंपनीज अवेलेबल है बेटा, ठीक है ना, मगर बना क्या रहे हैं, सभी टूथपेस्ट बना रहे हैं, सबके प्लान्स पॉलिसीज ये सब कुछ अलग अलग होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कोलगेट, फिर मैंने बोल दिया यहाँ पे पेप्सोडेंट, फिर मैंने मान लेते यहाँ पे बोल दिया बबूल, फिर मैंने बोल दिया दंतकांति, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट इजीली अवेलेबल है, ये सब किसका पार्ट है भैया, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का पार्ट है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक जैसे प्रोडक्ट में ये लोग क्या करते हैं, डील करते हैं। ओके, फीचर्स की बात करें, अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देयर एग्जिस्ट large number of buyers and sellers dealing in differentiated product। number of buyers भी ज्यादा, number of sellers भी ज्यादा है, और वो डील किस में कर रहे हैं, differentiated product में। किस में डील करेंगे भाई, differentiated product में। तो ये हम लोगों ने बात करी इसके फीचर की। ओके, आगे हम लोग नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, प्राइस डिटर्मिनेशन। इस मार्केट में प्राइस किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है। इन दिस कॉम्पिटिशन द प्रोडक्ट विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सेलर आर डिफरेंशिएटेड in nature। ठीक है, यहां पे अलग अलग टाइप का प्रोडक्ट आपको देखने को बहुत आसानी से मिल जाएगा। रियल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की बात करते हैं कि रियलिटी में उसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी एंड टेक्नोलॉजी। इन तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। ओके, जैसे एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है भैया किंडर जॉय, छोटे बच्चों के लिए ये प्रोडक्ट आता है, बट इसका कलर बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, छोटे बच्चे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसकी क्वालिटी, क्वांटिटी और इसकी
टेक्नोलॉजी से हम लोग इसको समझ सकते हैं कि बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया है। आगे हम लोग बात करते हैं फैंसी प्राइस डिटर्मिनेशन के, मतलब उसकी पैकिंग कैसी होनी चाहिए, सर्व कैसे करना है, उसके साथ क्या क्या स्कीम्स देने वाले हो, ये सारी की सारी चीजें किसमें आती है, फैंसी प्राइस डिफरेंशिएशन में आती है। ठीक है ना। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ पैकिंग, बाइंडिंग, फ्री गिफ्ट एक्सेट्रा, इन सब को कंपाइल करते हैं तो क्या बन जाता है, ये हमारा फैंसी प्राइस डिफरेंशिएशन बन जाता है। तो ये हम लोग अभी बात कर रहे हैं फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक के। अब हम लोग बात करते हैं सेलिंग कॉस्ट क्या होता है। तो किसी चीज को बेचने का जो कॉस्ट होता है उसको सेलिंग कॉस्ट कहा जाता है। ठीक है ना। बट इसमें वो हमेशा बंदा प्रॉफिट को क्या करेगा, ऐड करके रखेगा। ओके, इट इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। द प्रोड्यूसर हैज टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन एडवर्टीजमेंट। मोनोपोलिस्टिक में क्यों, क्योंकि क्लोज कॉम्पिटिटर्स इजीली अवेलेबल है, इसीलिए उसको हैवी एडवर्टीजमेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, जस्ट टू पॉपुलराइज देयर क्वालिटी, क्वांटिटी एंड टेक्नोलॉजी ऑफ द प्रोडक्ट। दूसरे से डिफरेंशिएट करना है तो उसको बताना पड़ेगा कि दूसरे से हम क्यों अलग है। तो हम क्यों अलग है भैया, क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़ते थोड़े ना, हम लोग तो चीजों को समझते हैं, और जो समझता है इंसान वो एग्जाम में ज्यादा अच्छा लिख पाता है। सिर्फ पढ़ने वाला क्या करता है, एग्जाम तक के याद करता है, बट आगे चल के देखा जाए तो वो सब भूल जाता है। ओके, सेलिंग कॉस्ट रेफर्स टू ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन मार्केटिंग, सेल्स प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट एंड द प्रोडक्ट। ठीक है, तो सब कुछ उस प्रोडक्ट में जो भी आप XYZ चीजें करने वाले हैं या जो भी खर्चा कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें किसमें आती है भाई, हमारे सेलिंग कॉस्ट में यहाँ पे कंसीडर की जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट होता है। इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फर्म्स आर फ्री टू एंट्री, आ भी सकते हो, और एग्जिट एंड एनी टाइम, मतलब जा भी सकते हो। दे विश, इट मीन्स देयर इज नीदर एबनॉर्मल प्रॉफिट नॉर लॉस टू अ फर्म, ना तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, ना तो बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या होने वाला है, आपको लॉस होने वाला इन लॉन्ग रन। बट द एंट्री इज नॉट एज इजी एज परफेक्ट कॉम्पिटिशन, बट परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अगर कंपैरिजन में देखें, इतनी आसान भी एंट्री यहाँ पे नहीं है। आगे बढ़ते हैं, लैक ऑफ नॉलेज, बट लोग कंपटीशन में खड़े तो हो जाते हैं, बट उन्हें पता नहीं होता कि भैया इतना नॉलेज हमें है भी कि यहाँ पे नहीं है। चलिए आगे बात करेंगे, ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर बट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, it becomes difficult for a consumer to evaluate all the product available in the market। इतना सारा प्रोडक्शन हो रहा है, इतने सारे प्रोडक्ट आज इजीली अवेलेबल है कि भाई आप यहाँ पे क्या नहीं कर सकते, एक दूसरे का कंपैरिजन बहुत आसानी से नहीं कर सकते। इसीलिए बोला जाता है यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो नॉलेज है उसकी यहाँ पे लोगों में क्या होती है, कमी होती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, बात करते हैं प्राइस कंट्रोलिंग की। इन दिस मार्केट द प्रोडक्ट आर हेट्रोजीनियस, डिफरेंट होंगे ये एक दूसरे से, और एक जैसे होंगे तो क्या बोलेंगे होमोजीनियस, अलग अलग होंगे तो क्या बोलेंगे हेट्रोजीनियस इन नेचर। हैंस द प्राइस आउटपुट पॉलिसी इज मेड बाय द प्रोड्यूसर इटसेल्फ। अब ये क्या बोल रहा है, प्राइस मेकिंग पॉलिसी जो है वो कौन बनाने वाला है, यहाँ पे प्रोड्यूसर बनाने वाला है। दे हैव द पार्शियल राइट, और क्या मिलना है उन लोगों को यहाँ पे, पार्शियल राइट फॉर कंट्रोलिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, किसके लिए बना है भाई, कंट्रोलिंग ऑफ द प्रोडक्ट के लिए क्या मिला है, पार्शियल राइट यहाँ पे इन लोगों को यहाँ पे मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। आगे बात करते हैं नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन की, जहां पे प्राइस के लिए कॉम्पिटिशन ही ना हो उसको बोलेंगे हम लोग नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन। द फर्म अंडर दिस कॉम्पिटिशन can compete with each other without changing their price। वो बोल रहा है कि एक दूसरे से ये भिड़ेंगे तो लड़ेंगे तो, मगर यहाँ पे प्राइस के बेसिस पे लड़ेंगे भिड़ेंगे नहीं। It refers to competing with other firms by offering free gift, मेकिंग फेवरेबल क्रेडिट टर्म्स एक्सेट्रा, बट विदाउट चेंजिंग देयर प्राइस। एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें दे देंगे, अलग अलग स्कीम्स दे देंगे, बहुत सारे प्रॉफिट दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, बट वो प्राइस के बेसिस पे कभी भी एक दूसरे से लड़ाई यहाँ पे नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई इसमें कि ये लड़ेंगे भी नहीं। अब इसके डिमांड कर्व की हम लोग बात करते हैं, तो डिमांड कर्व देखिए यहाँ पे। चलिए, ये नॉर्मल कंडीशन में या ये नॉर्मल कंडीशन में, इसको हम लोग नॉर्मल कंडीशन मान लेते हैं भाई। तो नॉर्मल कंडीशन से अगर आप मान लेते किसी चीज का प्राइस गिराते हो, ऑटोमेटिकली उसकी क्वांटिटी डिमांड जो है मार्केट में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आई रिपीट, अगर किसी चीज का प्राइस गिराते हो तो ऑटोमेटिकली उसकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी, बट किसी चीज का प्राइस बढ़ाते हो तो क्वांटिटी डिमांड भी क्या हो जाएगी भाई, यहाँ पे कम हो जाएगी। तो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में बोलते हैं इन दिस कॉम्पिटिशन द डिमांड कर्व इज हाईली इलास्टिक। क्या हो जाएगी भैया, डिमांड कर्व हाईली इलास्टिक हो जाएगी।
जस्ट बिकॉज ऑफ द क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ द प्रोडक्ट। किसके कारण हो जाएगी? क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ द प्रोडक्ट के कारण। एंड प्राइस कंट्रोलिंग, और यहां पे क्या हो जाएगा भाई? यहां पे प्राइस कंट्रोल हो जाएगा। पावर ऑफ द सेलर, यहां पे जो डिमांड कर्व है वो किसके बराबर हो जाएगा भैया? एवरेज रेवेन्यू कर्व के बराबर हो जाएगा यहां पे। ओके, तो यहां पे हम लोगों ने समझा कि डिमांड कर्व क्या होता है? परफेक्ट तो होता है, मगर यहां पे क्या है भाई? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, तो डिमांड कर्व यहां पे क्या हो जाएगा? एवरेज रेवेन्यू के बराबर हो जाएगा। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हम लोगों ने डिमांड कर्व के थ्रू समझ लिया कि जो डिमांड कर्व है भाई और वो जो एवरेज रेवेन्यू है वो दोनों ही क्या होंगे? यहाँ पे बराबर होंगे। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बाद हम लोग आते हैं किस पे भाई? ओलिगोपोली मार्केट पे। या ओलिगोपोली बोलने में तो बड़ा गजब सा लग रहा है, ओलिगोपोली। चलिए समझते हैं इसको। द वर्ड ओलिगोपोली हैज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। ओलिगी मीन्स फ्यू, मतलब किसी चीज को बेचने वाले अगर सिर्फ कुछ लोग ही अवेलेबल हो मार्केट में, उसको बोलते हैं हम लोग ओलिगोपोली मार्केट। क्या बोलते हैं भैया? ओलिगोपोली मार्केट। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्रैकर्स की इंडस्ट्रीज की बात करें, आर्म्स एंड एमिनिशंस की बात करें, न्यूक्लियर पावर की बात करें, तो इसकी जो भी चीजें हैं बेचने वाले बहुत ही कम लोग इजिली अवेलेबल होंगे मार्केट में, है ना? तो ऐसे मार्केट को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे? ओलिगोपोली मार्केट। ओके, चलिए समझते हैं। तो पोलियन मीन्स क्या होता है भैया? टू सेल, कुछ चीजों को बेचने वाले कुछ ही लोग हो मार्केट में, उसको बोलते हैं ओलिगोपोली market. Thus, it is the market structure in which only few sellers are selling homogeneous or differentiated goods. एक जैसे गुड्स बेचे या तो डिफरेंशिएटेड गुड्स बेचे, ऐसे मार्केट को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ओलिगोपोली मार्केट। क्या बोलेंगे भैया? ओलिगोपोली मार्केट। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम लोग, अब इसके फीचर्स की समझते हैं हम लोग बात। तो पहला बोलता है कि इसमें क्या होंगी भैया? फर्म्स जो होंगी बहुत ही कम होंगी। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि बहुत मुश्किल है ये वाली चीजों को बेचने के लिए लाइसेंस लेना। नंबर 2 बोलता है इंटरडिपेंडेंस, मतलब ये एक दूसरे के इंडस्ट्री पे क्या होंगे? हमेशा डिपेंडेंट होंगे। इन ओलिगोपोली मार्केट देयर आर फ्यू सेलर्स ऑफ द प्रोडक्ट, और बोल रहा है कि ओलिगोपोली मार्केट में बहुत ही कम लोग होंगे जो सामान को बेचेंगे। द प्राइस आउटपुट पॉलिसी ऑफ वन सेलर विल बी अफेक्ट द पॉलिसी ऑफ अदर। अगर एक ने रेट गिराया तो दूसरे को भी रेट गिराना पड़ेगा, अगर एक ने बढ़ाया तो दूसरे को भी बढ़ाना पड़ेगा। ये सिस्टम क्या कहलाता है? इंटरडिपेंडेंस ऑन ईच अदर। आगे बोलता है इफ वन सेलर रिड्यूसेस इट्स प्राइस देन अदर आल्सो हैज टू एक्ट इन द सिमिलर वे। दोनों को ही गिरना पड़ेगा या दोनों को ही उठना पड़ेगा टू compete in the market. Hence the sellers are interdependent on each other for changing price. प्राइस के लिए वो एक दूसरे पे क्या हो जाते हैं? यहाँ पे इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं। क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, और क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की यहाँ पे क्या होती है? बात होती है, मगर एक दूसरे पे क्या होंगे? हमेशा ये इंटरडिपेंडेंट होंगे। हम लोग अब यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट की बात करते हैं। इट इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ओलिगोपोली। क्या है ये? Since the sellers change their quality, quantity and price of the product just to popularize their product. अगर आपको सब में से अलग दिखना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा, ठीक है? क्या अलग करना पड़ेगा? तो मेहनत अलग करनी पड़ेगी। ऐसे ही यहाँ पे मार्केट में इनको अगर अलग दिखना है तो क्या करना पड़ेगा? अपनी स्ट्रैटेजीज पूरी की पूरी चेंज करनी पड़ेगी। बैरियर्स ऑफ एंट्री की हम लोग बात करते हैं, मगर इस मार्केट में एंट्री करना बड़ा ही डिफिकल्ट काम है। बोलता है पेटेंट, रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज कैपिटल, कंट्रोल ओवर क्रूशियल फैक्टर एक्सेट्रा आर सम ऑफ द बैरियर। ये सारे के सारे क्या है? इसमें बैरियर्स है। द फर्म हु क्रॉस दीज बैरियर्स कैन एंजॉय एबनॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। अगर ये जो बैरियर्स दिख रहे हैं ये क्रॉस कर लिया तो भैया जीत पक्की है। तो इन लोगों ने अगर बैरियर क्रॉस कर लिया तो प्रॉफिट इनका पक्का है। अगर प्रॉफिट चाहिए तो आपको बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं एक सिस्टम की जिसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल। कार्टेल का मतलब होता है, सीधा समझो कि हमें बहुत सारे देश जो है वो कह देते हैं क्रूड ऑयल देते हैं, उस पूरे ग्रुप को बोलते हैं हम लोग ओपेक ग्रुप, ठीक है? ऑयल प्रमोटिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो भाई ये जो कंट्रीज हमें क्रूड ऑयल देती है, इन लोगों ने मिलकर रेट डिसाइड कर लिया है कि भैया इंडिया को इतने पे ही हम लोग क्रूड ऑयल देंगे। तो ये जो सिस्टम है ये कहलाता है कार्टेल सिस्टम। क्या कहलाता है? कार्टेल सिस्टम। Cartel. Some firms retain their individual identity but coordinate their price and output policy in order to act as a monopoly known as cartel. ठीक है? वो लगभग एक जैसी दिख रही है मगर उन्होंने पॉलिसी ऐसी बनाई है कि सब मिलके एक जैसे हम लोग यहाँ पे काम करेंगे, तो इसको बोला गया यहाँ कार्टेल सिस्टम। Hence, all the firms under oligopoly are interdependent on each other. Oligopoly में तो एक दूसरे के ऊपर interdependent होता है. So, price output policy of one firm can influence all other. अगर किसी ने
नया प्राइस चेंज करा तो दूसरा भी क्या हो जाएगा भैया, प्राइस उसको अपने आप चेंज करना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. So instead of independent pricing strategy, oligopoly firm prefer group decision. कैसे लेते हैं भैया वो ग्रुप में डिसीजन, इंडिविजुअल डिसीजन यहाँ पे नहीं लेते. That will protect the interest of all the firm. और इसके कारण क्या होता है, सारे जो भी यहाँ पे फर्म होती हैं उनकी जो इंडिविजुअल नीड होती है वो भी क्या हो जाती है, यहाँ पे प्रोटेक्ट हो जाती है और फुलफिल हो जाती है. अब हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट के नेचर की. ठीक है, अब होमोजीनियस का मतलब होता है परफेक्ट ओलिगोपोली में दिखेगा, और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट किस में दिखेगा भैया आपको, इम्परफेक्ट ओलिगोपोली में दिखेगा. चलिए समझते हैं. यहां पे बोलता है नॉन प्राइस कंपटीशन सेम एज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इंडिटरमिनेट ऑफ डिमांड कर्व की हम लोग बात करते हैं. अंडर ओलिगोपोली मार्केट द फर्म कंटिन्यूअसली compete with each other, hence it is very difficult to combine between price and quantity. अब ये लगभग एक दूसरे के आसपास ही है. अब ये ओलिगोपोली मार्केट में बेचने वाले कुछ ही लोग हैं, तो इसको डिमांड कर्व में शो करना बहुत ही क्या हो जाता है, यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाता है. इसीलिए हम लोग इसका डिमांड कर्व यहाँ पे शो नहीं करते हैं. ओके, अब टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली पे आते हैं. तो सबसे पहला होता है भैया कोलूसिव. कोलूसिव क्या होता है, अंडर दिस द फर्म कंबाइंडली डिसाइड, मतलब सब मिलके अगर डिसाइड कर ले कि कितना प्राइस रखना है, कितना आउटपुट रखना है, कितने कस्टमर को एंटरटेन करना है, कितनों को नहीं करना है, ये सब किस में आता है, कोलूसिव में. ओके, कोटा एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, दे अवॉइड कंपटीशन थ्रू अ फॉर्मल एग्रीमेंट, मतलब फॉर्मल एग्रीमेंट के थ्रू वो किसी से भी कंपटीशन करते ही यहाँ पे नहीं है. नॉन कोलूसिव की बात करें, बोलता है ईच फर्म डिसाइड इट्स प्राइस आउटपुट पॉलिसी. ये क्या डिसाइड करती है भैया, प्राइस आउटपुट पॉलिसी, और हर एक एक फर्म करेगी यहाँ पे independently, and every firm tries to increase their sales through competition. और क्या करेगी, अपनी वो सेल्स को बढ़ाने की कोशिश करेगी और विद द हेल्प ऑफ कंपटीशन. तो कोलूसिव और नॉन कोलूसिव ओलिगोपोली यहाँ पे हमें समझ में आ गई. अब बात करते हैं हम लोग प्रिंसिपल बेसिस ऑफ मार्केट क्लासिफिकेशन. किस बेसिस पे मार्केट को हम लोगों ने अलग अलग क्लासीफाई किया. यहाँ पे पहला बोलता है नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स, ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं. नेचर ऑफ द कमोडिटी कैसी है, डिग्री ऑफ प्राइस कंट्रोल क्या है. आगे बोलता है नॉलेज ऑफ द मार्केट है कि नहीं है. मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, मतलब जो चीजें आप लगाने वाले हैं वो इजीली चेंज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी. तो ये सारी की सारी चीजें किस में आती है भैया, मार्केट में आती है. तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिए. जब हम लोग साथ में मिलकर पढ़ाई करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है. बट इसके लिए हमें करना क्या है, इसके लिए हमें एक छोटा सा काम करना है, इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है. ठीक है, क्यों, क्योंकि अंडर वन रूफ सारी आपको सुविधाएं मिलने वाली है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट. जैसे ये सारी चीजों की यहाँ पे प्रिपरेशन करवाई जाती है. तो इन सब के लिए बस छोटा सा काम करिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल.